नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड। अफेक्टिंग वाटर डिमांड। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हमारे वाटर डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होगा, साइज ऑफ द सिटी हो जाएगा। ये साइज बड़ा है तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगी। साइज ऑफ सिटी, अगर ये बड़ा है तो जो आपकी वाटर डिमांड है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ WD, ये बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन ज्यादा है तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन अगर आपका ज्यादा है तो भी आपका जो वाटर डिमांड है वो बढ़ जाएगा। थर्ड, क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी कि जैसे कि सपोज करो गर्मी आ गई, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्लाइमेटिक कंडीशंस बिकॉज ये सब लोग अंडरस्टूड। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंडस्ट्री, है ना। मान लो कहीं पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ज्यादा हो रही, तो वहां पे हमारा वाटर डिमांड बढ़ जाएगा। जहां पे हमारी इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा होंगी, वाटर डिमांड वहां पे उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखो, इतने के बाद सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम का मतलब, कहीं पे भी अगर शहर में सीवेज सिस्टम है, किसी भी शहर में अगर सीवेज सिस्टम, तो हमारा वाटर डिमांड बढ़ जाता है ना। सीवेज सिस्टम से बेसिकली होता क्या है कि सफाई रहती है शहरों की, बट वाटर डिमांड बढ़ जाता है बिकॉज वाटर का कंटिन्यूसली वहां पे क्या होता है, नीड रहता है साफ सफाई। तो वो सीवेज सिस्टम अगर है शहर में तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में अगर क्वालिटी अच्छी है वाटर की, तो वाटर उतना ही यूज होगा, है ना। तो क्वालिटी अगर हमारी बढ़ जाए तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखो, कोस्ट अगर हमारा वाटर का हम बढ़ा दें, तब वाटर का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। ये तो फैक्ट है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ा दिया जाता है तो फिर उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है ना। तो ये सब चीजें, ठीक। अब यहाँ पे हमें कुछ देखना है, फ्लक्चुएशंस इन वाटर डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्लक्चुएशंस इन वाटर डिमांड। अच्छा, ये जो टॉपिक हमने अभी ऊपर किया है ना, ये सारे के सारे ये वाले टॉपिक हमारे मेंस के लिए है। मतलब ये वाटर डिमांड के जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर डिमांड, ये हमारे मेंस के लिए। प्री में हो सके कोई एक आध पॉइंट वो पूछ ले, वरना ये पूरा पूरा मेंस के लिए एक्सप्लेन करवाने के लिए है। अब यहाँ पे हम अपना देखते हैं फ्लक्चुएशंस इन वाटर। इसके ऊपर, मतलब ये फ्लक्चुएशंस के ऊपर जो हमारे आगे भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो बेस्ड होते हैं। मतलब ये बेसिक चीजें हैं। और बेस्ड कैसे होंगे भी देखो, जैसे भी मैंने बताया था ना LPCD का मतलब क्या होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो ये हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो देख लो, ये एक आध चीज इसमें से प्री में भी आ सकती है, और मेंस में तो जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इस पे तो बेस्ड होंगे। ठीक है। अब सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास में होता है मैक्सिमम डेली डिमांड। सबसे पहला यहाँ पे हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। अब एवरेज डेली डिमांड क्या है, अभी हमने निकालना सीखा था 1/365 इंटू पी। ये चीज हमने अभी अभी निकालना सीखा था। अब एक चीज और समझो, मैक्सिमम डेली डिमांड में एक मैं यहाँ पे ग्राफ बना करके और चीजें कुछ यहाँ पे समझते हैं। ठीक है। या फिर इसको हम जो है यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं एवरेज आर्ली डिमांड के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक नेचुरल सी चीज है कि जब सुबह का टाइम होता है तब हमारे वाटर डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी देखना है। एक ग्राफ यहाँ पे मैं बना, यहाँ पे नीचे मेरा जो है टाइम, और यहाँ पे जो है मेरा वाटर। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाटर डिमांड और ये हमारा टाइम। टाइम से मेरा मतलब है सुबह के, सपोज करो यहाँ पे 8 बज रहे हैं, यहाँ पे दोपहर के हमारे अभी क्या है 12 बज रहे हैं सपोज करो। उसी तरीके से फिर यहाँ पे इवनिंग का कोई भी टाइम आ जाएगा, सपोज करो 5 PM हो गया, यहाँ पे 8 PM हो गया।
तो इस तरीके से। तो अब होता क्या है कि जो आपकी वाटर की डिमांड है वो सुबह से ऐसे बढ़नी शुरू होती है, 8 बजे के अराउंड 12 बजे तक के आसपास तक वो क्या होती है, पीक पे होती है। देन वो फिर ऐसे कम होनी शुरू हो जाती है। देन फिर जैसे ही ऑफिस के टाइमिंग्स होते हैं शुरू खत्म होने के, वो फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा होता है, डिनर वगैरह बनता है ना, सब लोग अपने घर पे जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी जो है डिमांड ऐसे फ्लक्चुएट करती रहती है। ठीक है, अभी देखो यहाँ ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से ही बनता है। ये भी अंडरस्टूड हो गया होगा सभी को कि किस तरीके से अफेक्ट करती है हमारी डिमांड। अगर मैं अब एवरेज डिमांड की बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे कुछ, मैं इसको मान लेता हूँ कि भैया ये हमारा एवरेज डिमांड, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करी और इसका मैंने क्या मान लिया, एवरेज डिमांड मैंने मान लिया इसको। तो ये चीज है। अब देखो नेक्स्ट, एवरेज आर्ली डिमांड को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एवरेज आर्ली डिमांड में हाँ, एवरेज आर्ली डिमांड अभी देखो, सेकंड है एवरेज आर्ली डिमांड। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारी एवरेज डेली डिमांड है ना, उसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे 24 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे अब आवर्स के हिसाब से निकालना है ना, तो दिन वाली जो भी मेरी होगी डिमांड उसको मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे मैं किसको डिवाइड करता हूँ, जो मेरी मैक्सिमम होती है ना किसी भी दिन की मैक्सिमम वाली, उससे डिवाइड करता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे एवरेज डेली डिमांड, डेली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे अपॉन 24, ये चीज हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे मेरा मैक्सिमम आर्ली डिमांड। अभी ये मेरा एवरेज है यहाँ पे, अब मैक्सिमम निकाल रहा हूँ आर में ही, अब मुझे मैक्सिमम को निकाल। तो मैक्सिमम आर्ली डिमांड देखो अभी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में एवरेज आर्ली डिमांड होता है उसमें मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 1.5, एवरेज आर्ली डिमांड, ये चीज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, यह डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ आर्ली वेरिएशन। ठीक, एक यहाँ पे हमारे पास में गुडरिच इक्वेशन होती है। अच्छा, अब ये जो चीज मैं बता रहा था कि हम यहाँ पे डिजाइनिंग जो करते हैं वो किसके बेसिस पे करते हैं, हम करते हैं अपने आर्ली बेसिस पे। तो देखो यहाँ पे ये चीज याद रखना। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का डिजाइनिंग होता है, नोट करके लिख लेते हैं, डिजाइनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑन द बेसिस ऑफ, ये होता है किसके बेसिस पे, आर्ली वेरिएशन, आर्ली वेरिएशन पे होता है। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे एक इक्वेशन आता है जिसको हम कहते हैं गुड रीच इक्वेशन। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, प्री में आया हुआ है। अब ये गुड रिच इक्वेशन देखो, हम यहाँ पे ना एक रेशो लेते हैं। गुड रिच इक्वेशन बेसिकली क्या है, एक रेशो है। रेशो कैसा है, गुड रिच इक्वेशन। तो ये एक रेशो होता है हमारे मैक्सिमम डिमांड का और इसका एवरेज डिमांड। तो ये हमारे पास में यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड अपॉन एवरेज डिमांड, ये चीज होती है। वैल्यू की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये होता है 180t, इसकी एक्सपोनेंट होती है -0.1। और ये जो टी है ये टाइम होता है, टाइम है किसमें, डेज, टाइम इन डेज। तो ये चीज होती है। ठीक है, ये प्री में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है काफी, इसको याद रखना है। इसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट। चलो, अब कुछ मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जो हमारे यूनिट्स होते हैं वो कितने टाइम के लिए डिजाइन होते हैं। यूनिट से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि आपने डैम बनाया, रिजर्वायर बनाया, कोई भी पंपिंग स्टेशन बनाए हैं, है ना,
कोई आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पाइप्स जो होते हैं ना, जो अंडरग्राउंड पाइप्स डले रहते हैं किसी भी सिटी में, शहरों में, जो एक जगह से दूसरी जगह पानी को लेकर के जाते हैं, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह की जो चीजें हैं, उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वो कितने समय के लिए हम डिजाइन ऑफ यूनिट। तो सबसे पहला हमारे पास में यहाँ पे होता है टाइप ऑफ यूनिट। ठीक। नेक्स्ट, डिस्चार्ज। और फिर हमारे पास में यहाँ आता है लाइफ। अब इसमें सबसे पहला जो हमारे पास में टाइप ऑफ यूनिट है, ये है डैम और रिजर्वायर। सबसे पहला है डैम या फिर रिजर्वायर। इसका जो डिस्चार्ज है, यानी कि जो हम यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं, वो करते हैं मैक्सिमम डेली के लिए। मैक्सिमम डेली लाइफ होती है इसकी 50 ईयर्स। ठीक है, 50 ईयर्स इसकी लाइफ होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यहाँ पे पंपिंग मेन्स। इसमें भी हम मैक्सिमम डेली के लिए ही डिमांड करते हैं, और ये 30 ईयर्स के लिए डिजाइन। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है पंप। जो भी हमारा पंप होता है, पंप हम डिजाइन करते हैं सेम मैक्सिमम डेली के लिए ही, और ये 15 ईयर्स के लिए होता है। मतलब पंप की, किसी भी पंप की जो लाइफ होती है वो 15 ईयर होती है। पंपिंग मेन्स का मतलब जो हमारा पंपिंग स्टेशन। फोर्थ देखो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी बात करें। अब ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है, ये हमारा सेम उसी तरीके से मैक्सिमम डेली के लिए होता है, और ये भी 15 ईयर्स के लिए ही होता है। इसके बाद हमारे पास में आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फिफ्थ। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अभी, ये हमारा जो डिजाइन होता है, ये होता है मैक्सिमम आर्ली के लिए। इसकी जो लाइफ होती है वो होती है 15 ईयर। ठीक है। एक हम यहाँ पे रिजर्वायर भी बनाते हैं। ये जो रिजर्वायर यहाँ पे होता है, रिजर्वायर का मतलब है जिसमें पानी हम स्टोर करके रखते हैं। सर्विस रिजर्वायर उसको बोलते हैं। अब ये रिजर्वायर कौन सा है? ये सिटी में जगह जगह पे जो इन्होंने वाटर टैंक्स बना रखे हैं ना, ये उस तरीके से रिजर्वायर आता है। अब यहाँ पे जो हमारी डिजाइनिंग होती है, वो किस लिए होती है? वो होती है एक तो बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट की, यानी कि जो हमारी एक्चुअल में नीड है एक तो उसके लिए, प्लस फायर डिमांड हम इसमें लेके चलते हैं अपना। नेक्स्ट, इसी में हम कोई भी एक्स्ट्रा जो हमारी इमरजेंसी आ जाए वो हम यहाँ पे लेकर चलते हैं। तो इन चीजों के लिए यहाँ पर डिजाइनिंग होती है सर्विस रिजर्वायर। इसकी अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो वो होती है 15। ठीक है। तो ये चीज हमारी यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो होता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। अब यहाँ पे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग देखो। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, अब यहाँ पे हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होती है वो कितने तरीके से होती है, पहले वो देखें। तो सबसे पहला हमारे पास में यहाँ पे आता है अरिथमेटिक मेथड। सबसे पहला मेथड है अरिथमेटिक मेथड। ठीक है। अब ये अरिथमेटिक क्या है? ये होता है जितने भी हमारे पुराने शहर है ना, ओल्ड सिटीज जितने भी हैं उनके लिए होता है। ओल्ड सिटीज क्यों? क्योंकि वहां पे ना सेचुरेशन एक तरीके से पॉपुलेशन का हो चुका हो, ये होता है मतलब इसका। तो वहां पे जो पॉपुलेशन बढ़ रही होती है वो एक लीनियर ऑर्डर में बढ़ रही होती है, ज्यादा तेजी से वहां पे नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो पॉपुलेशन, मतलब वो जो सिटी है वो ऑलरेडी क्या है, पॉपुलेटेड है। तो ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे आएगी नहीं कहीं बाहर से, तो वहीं की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक का यूज करते हैं पुराने सिटीज।
अब अगर मैं बात करूँ थोड़ा नॉर्मली यूज किया जाता है, देखो दिस मेथड इज यूज नॉर्मली, इज यूज नॉर्मली where rate of change of population is constant, where rate of change of population is constant। ठीक है, ये चीज होती है, रेट ऑफ चेंज जो हमारा पॉपुलेशन का है वो कांस्टेंट होता है। अब ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट बताया ना, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये प्री में पूछता है कि आपकी पॉपुलेशन का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या ऐसा है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आप कौन सा मेथड जो है यूज करोगे, तो वहां पे आपको टिक करना होता है कि हम अरिथमेटिक मेथड को यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास में है वो है, देखो, पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, ये इसका हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे पी एन क्या है, पी एन हमारा पॉपुलेशन, वेयर, ये पे लिख देते हैं पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, और ये जो है ये डिकेड्स में होता है, आफ्टर एन ईयर्स। यहाँ पे एन का मतलब है मेरा डिकेड्स, ये हमें डिकेड्स में, पी नोट जो है हमारी इनिशियल पॉपुलेशन होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी गिवन प्रीवियस पॉपुलेशन होती है, गिवन प्रीवियस पॉपुलेशन होती है, यानी कि पिछले साल की जो पॉपुलेशन है वो होती है। एक्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा क्या है, एवरेज वेरिएशन, ये होता है एवरेज वेरिएशन। यहाँ पे याद रखना कि जो आपका रेट ऑफ चेंज है वो कैसा होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे, पहले दो तीन फॉर्मूले जो और है बाकी के वो भी देख लेते हैं। तो अब इसके बाद में हमारे पास में आता है ज्योमेट्रिकल इंक्रीमेंट मेथड, तो उसके लिए देखो, ज्योमेट्रिकल इंक्रीमेंट मेथड। अब यहाँ पे ये जो मेथड है ये यूज होता है नए टाउन्स जितने भी हमारे होंगे उनके लिए। ठीक है, टाउन्स और सिटीज के लिए होता है। यहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है हमारी वो, अभी देखो यहाँ पे बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। इसके लिए पहले लिख लेते हैं कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो है छोटे छोटे वो लिख लेते हैं। यूज नॉर्मली फॉर, यूज्ड नॉर्मली फॉर टाउन्स एंड सिटीज। एक तो ये हो गया, फिर इसमें नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जो हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन होता है वो हमारा इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। रेट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मे बी इंक्रीज, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों ही चीजें यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है इस तरीके से। अब यहाँ अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला है वो है पी एन इक्वल्स टू पी नॉट वन प्लस आर अपॉन 100 एन। ये सेम टू सेम है हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा फॉर्मूला होता है ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो आर है ना हमारे सामने, इसको हमें कैलकुलेट करना होता है। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसके लिए आगे फर्दर हमारे पास में कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं तुम लोगों को बता दूं। तो देखो, तो यहाँ पे जो बाकी सारी चीजें हैं वो सब सेम है, जैसे हमने ऊपर लिखा था सब सेम है, बस आर के लिए अभी देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ए, तो जो आर है हमारा वो होता है यहाँ पे एन नॉट अंडर रूट में पी टू अपॉन पी वन। कौन सी चीज क्या है वो अभी मैं बताऊंगा, जैसे कि यहाँ पे एन नॉट एक नया वर्ड आ गया है, तो ये क्या है, पी टू पी वन ये क्या है। तो ये हमारे लिए भी देखो, पी वन हमारा क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन,
इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब जो भी वो वैल्यूज हमें देगा ना वो है। P2 हमारा क्या है, फाइनल पॉपुलेशन। ये हमारा हो गया है यहाँ पे फाइनल पॉपुलेशन। यहाँ पे एन नॉट जो आप देख पा रहे हो ये है आपका नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन P1 एंड P2, नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन P1 एंड P2, ये हो जाता है। बी देखो, बी हमारा जो यहाँ पे आर है वो है हमारा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इसी तरीके से जो हमारे और होंगे ना सारे के सारे वो R4 प्लस डैश 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 RN अपॉन में यहाँ पे आ जाता है हमारा N नॉट इंटू 100। ठीक है, अभी देखो ये R1 R2 निकालने का क्या तरीका है, देखो एक बार बताता हूँ। R1 हम ऐसे निकाल लेंगे यहाँ पे P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। ठीक है, ये इस तरीके से निकल जाएगा। ऐसे ही हमारा यहाँ पे R2 भी निकल जाता है। तो R2 हमारा क्या होगा, P3 माइनस P2 अपॉन P2 इंटू 100, ये हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो C, एक R इस तरीके से भी निकाला जा सकता है यहाँ पे, R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू डैश 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 RN एक्सपोनेंट 1 अपॉन N। ठीक है, इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। अब यहाँ पे इनमें से हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे लेनी, टेक नोट करो भी यहाँ पे, नोट टेक मैक्सिमम ऑफ A B C एंड C, ये चीज हमें यहाँ पे कर। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है यहाँ पे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे थर्ड मेथड है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। अब ये वाला जो मेथड है ये एकदम जितने भी हमारे नए सिटीज होते हैं उनके लिए यूज होता है। लास्ट मेथड है और नए सिटीज के लिए यूज होता है जो अभी अभी रिसेंटली पॉपुलेट होना शुरू हुए। ये हमारा दिस मेथड इज यूज्ड फॉर न्यूली is used for newly and old cities। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारे सामने वो हो जाता है पी एन इक्वल्स टू, जो ऊपर हमारा फॉर्मूला था ना अर्थमेटिक वाला वैसा ही है, बस इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐड हो जाती है जो कि है ये यहाँ पे आया था वाई बार। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अभी देखो एक्स बार वगैरह सब लोग निकालना भी जानते हैं। एक्स बार हमारा क्या था, एवरेज वेरिएशन। बाकी अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें भी मैं समझा दूंगा। बाकी चलो यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि ये कैसे निकाला जाता है, लाइक वाई बार कैसे निकाला जाएगा, एक्स बार कैसे निकाला जाएगा। तो देखो x1 के लिए पहले बताता हूँ, x1 हमारा है P2 माइनस P1, यानी कि दो पॉपुलेशन को माइनस करो। x2 ऐसे ही हमारा हो जाता है P3 माइनस P2। ऐसे ही हमारा x3 यहाँ पे हो जाएगा, x2 है ये, सॉरी ऊपर जो है ये x2 है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया। अब आता है x3, तो ये हो जाता है P4 माइनस P3। तो अब अगर मैं यहाँ पे x बार की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा x बार निकलता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। तो इस तरीके से हमारा ये निकल जाता है। अब अगर मैं y की बात करूं तो सपोज अब देखो y1 मुझे निकालना है तो वो होता है यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 मुझे यहाँ पे निकालना है तो वो होगा x3 माइनस x2। ठीक है, इस तरीके से निकलता है। अब देखो यहाँ पे y1, सॉरी y1 कर दिया, y बार अब अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो वो हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पे निकाल सकते हैं और ये वैल्यू शुरू पर इतना आसान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। चलो, ये चीज हमने यहाँ पे अब समझ ली है। इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी करेंगे हम। ठीक है, अभी देखो अभी न्यूमेरिकल इसके करेंगे अभी आगे। अब यहाँ पे ना एक चीज और समझो, अभी क्या होता है कि हमें ना प्रैक्टिकल करना होता है। प्रैक्टिकली अगर मैं तुम लोगों को वैल्यूज के एक चीज मैं तुम लोगों को बताता हूँ, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल है ना, GOI मैनुअल जो है
वो कहता है कि हम हमेशा जीएम को यूज करें, है ना। जीएम यानी कि जो हमारा ऊपर अभी मेथड आया ना ज्योमेट्रिकल वाला, उसकी वो बात करता है कि भैया यहाँ पे किसको यूज करें हम, जीएम को हम यहाँ पे क्या करें, यूज करें। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होता है, देखो हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन वाला जो हमारा है ना, हम उसको यूज करते हैं, बिकॉज उससे क्या होगा, हमारी वैल्यू जो है वो ज्यादा आती है अरिथमेटिक मीन से। तो जीओ मैनुअल सजेस्ट क्या करता है, जीएम। लेकिन जो हमारे फील्ड इंजीनियर्स होते हैं, बट फील्ड इंजीनियर्स यूजेस यूजेस एएम ओवर जीएम, क्योंकि इसका रीजन यही है कि यहाँ पे जो वैल्यू आती है एएम की वो ज्यादा आती है। ठीक है, ये चीज है। सर जीएम क्या था? जीएम हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, एएम हमारा अरिथमेटिक। एएम अरिथमेटिक मीन और जीएम हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे है हमारे। चलो अभी यहाँ पे हम देखेंगे अपना एक क्वेश्चन भी, तो क्वेश्चन देखते हैं अभी।